Good morning to all of you. Myself DK Jha, RC Academy. I am present here with the second video of class 7 lesson 2 मेरे बचपन मेरी शैतानियाँ, which is dependent on the life story of लता मंगेशकर. जी हाँ, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लता मंगेशकर जी की जीवनी से जुड़ी हुई कहानी मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ. जैसा कि मैंने कल ही बताया था, बचपन सबों का बहुत ही थोड़ा रोचक होता है. और मैंने कल ये कहा था कि लेखिका लता मंगेशकर के फादर समझते हैं ना, पिताजी. जो पिताजी थे वह काम करते थे नाटक मंडली के लिए, और उस नाटक मंडली का नाम था किर्लोस्कर नाटक मंडली. और मैंने पहले भी कह दिया था कि इनके पिताजी किस घराने से बिलोंग करते थे. तो पहले बता दूं कि आपको जो संगीत वाले जो होते हैं वो व्यक्ति किसी ना किसी घराने से रिलेटेड होते हैं. अब मैं आपके पाठ की ओर बढ़ता हूं. पाठ के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि जब ये महाराष्ट्र के सांगली में थे, लता मंगेशकर जी जब महाराष्ट्र के सांगली में रहती थी, उस समय इनका कमरा जो घर में था वह 13 था. इनका घर जो था वह 13 कमरों वाला मकान था. हम ऊपरी मंजिल पे रहते थे. ग्राउंड फ्लोर किराए पे दे रखे थे उन्होंने. ग्राउंड में नीचे वाला किराया पे मकान दे रखा था लोगों को, भाड़े पे आजकल रहते लोग, रेंटर लोग रहते हैं, वैसे इन्होंने दे रखा होगा. अब कहते हैं कि बाबा ने संगीत की शिक्षा देने के लिए साथ साथ यह भी नसीहत दी थी कि बाबा ने यह भी नसीहत दे रखी थी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ. देखिए, पिता होना एक दायित्वपूर्ण कार्य होता है. और इन्होंने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, और पिता गुरु की तरह होता है. कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नॉट only that buddy is teaching you book, he is your teacher. Anybody is able to teach you, he is your teacher. In my view, anybody who is teaching you, they are your teacher. So guys, सबसे पहले मैंने बताया कि इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा पिता के साथ साथ गुरु भी हूँ. और पिता या गुरु जब तुम्हें कुछ सिखाए तो उसे अच्छी तरह याद रखना और सीखना चाहिए. आजकल कुछ बच्चे शिक्षक की बात को बहुत ही सीरियसली सुनते हैं. कुछ बच्चे शिक्षक की बातों को बहुत आसान सा लेते हैं. तो मेरा सभी बच्चों से एक कहना है कि जब कोई गुरु, मैंने पहले भी कहा गुरु कौन होते हैं, और बार बार आप लोगों की कक्षा में भी चर्चा करता रहा हूँ. गुरु का मतलब अ पर्सन हु गिव यू नॉलेज अबाउट द लाइफ विच सो यू कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी. पिता हो या गुरु हो, जब तुम्हें कुछ सिखाए तो उससे अच्छा सीखना चाहिए. गाना जब इसको सिखाते थे तो कैसे उनकी मौजूदगी में गाऊं. एंड द बेस्ट इन मी, आई एम जस्ट रिपीटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, the best enemy of anybody is their hesitation. Yes, hesitation इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है. जिस मानव के मन में हेजिटेशन होगा वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वह कभी आगे नहीं जा सकता है. क्योंकि जिसके हेजिटेशन मन में होगा ना, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है. क्योंकि उसके मन में होगा भाई ये देख लेगा, वो देख लेगा, ऐसे देख लेगा, वैसे देख लेगा. देन आई एम जस्ट सेइंग टू यू, the best enemy of the person is hesitation. So please, my words, आप अपने मन के हेजिटेशन को ड्रॉप कीजिए, तभी से आपके आगे बढ़ने का क्रम प्रारंभ होगा. कहते हैं कि याद रखना है, गुरु को कभी भूलना नहीं है. बाबा के कहे ये शब्द मुझे आज भी याद है. जी हाँ,
बचपन वह ऐसा समय होता है जिसमें कि आपकी सारी यादें आपको याद रहती हैं। कहते हैं बाबा के कहे ये शब्द इनको याद थे। इनका परिवार बिल्कुल ही परंपरावादी था। ये घर में फिल्मी संगीत जो आजकल बजते हैं ना, वो इनके घर में किसी को पसंद नहीं था। शास्त्रीय गायन ही गाया जाता था। पारंपरिक होने के कारण बाबा बहुत सख्त भी थे। इनके पिताजी परिवार को बांधकर सिखाकर चलना चाहते थे और बहुत ही परंपरावादी इंसान थे। शास्त्रीय गायन हो जाया करती थी। परंपरा, मेकअप लगाना, पाउडर लगाना, ये सब बिल्कुल ही इनकी परंपराओं के शायद खिलाफ होगा, क्योंकि अधिकांशतः घरों में ऐसा देखा गया है कि जो एक्सटर्नली मेकअप होते हैं वो लोगों को पसंद नहीं, जबकि आजकल के कलाकार तो बिना मेकअप के उतर ही नहीं सकते। उन्हें हमारा मुख तक होकर ना बाहर जाना पसंद नहीं था और ना ही देर तक नाटक देखना। अपनी नाटक मंडली के शो में वे हमें जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी नाटक मंडली में उन्हें रात रात भर काम करना पड़ता। क्योंकि देखिए, काम कोई भी हो, काम किसी भी क्षेत्र का होता है तो कहीं ना कहीं वो हार्ड, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट होता ही रहता है। और मेरे कहने का मतलब यह है, आप किसी भी काम को करेंगे, आप किसी भी काम को करेंगे तो वह आपके लिए कठिन और आसान दोनों होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखकर बिल्कुल ही हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि काम काम होता है और जो काम के साथ दिल लगाता है, काम उसे आगे हमेशा बढ़ाता है। जो काम से जी चुराता है वह खुद से नज़र बचाता है। अब मैंने कहा कि माई परंपरा अनुसार 9 गज की साड़ी पहनती थी। 9 हाथ का मतलब, 9 गज का मतलब समझते हैं ना? 9 गज का मतलब क्या होता है? हाँ, 9 गज का मतलब होता है कि जैसे पहले की जो साड़ियाँ होती थी, अब देखते होंगे दुकान पे कभी गए हैं कि नहीं? मम्मी नहीं ले गई? मम्मी को कहिएगा जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो मम्मी प्लीज़ चलो एक साड़ी खरीद लो, और उस तुम देखना एक चीज़, और प्लीज़ मम्मी को नहीं बोलना ये चीज़, गौर करना है केवल। गौर करोगे तुम उस चीज़ पे तो देखोगे मम्मी जब साड़ियाँ खरीदती हैं तो मम्मियाँ पूछती हैं कि भैया कितने मीटर का है, कितने हाथ का है, और वो कहीं कहीं कोई मदर उसको नापती भी हैं। अब कहते हैं कि इनका परिवार बिल्कुल ही शाकाहारी था, किंतु बाबा के लिए मांसाहारी व्यंजन जरूर बनाती थी। इनके पिताजी को मांसाहारी भोजन पसंद था। मेरा भाई हृदयनाथ और उनकी बेटी राधा शाकाहारी हैं, यहाँ तक कि वे अंडा भी नहीं खाते, किंतु हम चारों भाई बहनें मांसाहारी थी। इनका भाई और उनकी भाई की बेटी बिल्कुल प्योर शाकाहारी, जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति, और ये बहनें मांसाहारी भोजन करती थी। बाबा को फिल्में पसंद नहीं थी, इसलिए हमें फिल्म देखने का कभी मौका नहीं मिलता था। किंतु कलकत्ता थिएटर की मालजी पेड़ाड़कर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब जब देखने का मौका मिलता तो बाबा उस समय के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल साहब को देखना पसंद करते थे। अब देखिए, जैसे आजकल तो गायक है ही नहीं, कोई कचरा सब गायक पैदा हो मतलब हैं, जिनके गाने का कोई बोल नहीं है, कोई सामाजिक कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, और केवल उनका म्यूजिक जो चलता है तो केवल धुन पे चलता है। जबकि पुराने जो गायक थे, मैं ये नहीं कह रहा वो ख़राब हैं या अच्छे हैं या अच्छे, मतलब सबकी अपनी एक चॉइस होती है। हो सकता है आप लोगों को अभी के गाने पसंद आते हों क्योंकि आप अभी के जनरेशन हो। तो सबसे पहली चीज़, जो उस समय के जो सॉन्ग हुआ करते थे उसके अर्थ थे और अभी के अर्थ नहीं निकलते थे। तो इनको सहगल साहब के गाने बहुत पसंद थे। कुंदन लाल सहगल मतलब ये नहीं, कुंदन लाल सहगल के गाने बहुत पसंद थे, जिस गाने को सुनने के लिए फिल्मों में ये जाया करते थे। अब कहते थे मुझे सहगल साहब गीत गाने की छूट थी, इसलिए घर में उनका एक गीत, एक बंगला बने न्यारा, जो गीत बहुत पॉपुलर था, एक बंगला था ना, वो गमला गीत जो बहुत ही नाक से गाया गया था,
एक बांगला बने यार, इस तरह से वो सॉन्ग था। इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार शायद सुना था तो मुझे याद है अभी, इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया आपके सामने। अब कहते हैं कि जब ये 9 साल की थी तब एक बार बाबा सोलापुर की यात्रा पर गए। वहाँ मैंने उनके साथ गाने की इच्छा प्रकट करते हुए बोले, गा लेना, पर कौन सा राग तुम गाओगी? मैं खुश होकर बोले, मैं राग खंभावती गाऊंगी, 2 गीत भी गाऊंगी। अब मुझे अनुमति मिल गई। उस दिन सोलापुर के नूतन थिएटर में बाबा के सामने गाने का पहला मौका मिला था। जी हाँ, एक बेटा और बेटी के लिए इससे बड़ा मौका क्या होगा? उसके फादर उसको जज कर रहे हों, और और पिता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, एक बहुत अच्छा मौका था कि भाई अपनी बेटी के सुर को देख सके, जज कर सके। और वो समय मुझे याद आ रहा है जब ऐसा रहा होगा। और हम सभी बहनें बचपन से आज तक एक दूसरे को बेहद चाहती हैं, और इनके आप जानते होंगे, ये आशा भोसले भी इन्हीं की अपनी बहन है। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले भी खुद हैं। और कहते हैं कि एक दूसरे से ये दोनों बहन बहुत पसंद करती थी, और ये जीवन बेहद स्नेह और प्यार का भाव भी है। और आज भी इन सभी बहनों में बहुत ही प्रेम है। किंतु बचपन में हमारी आपस में खूब लड़ाई होती थी। बचपन में भाई बहन में थोड़ा बाल खींचना, थोड़ा उसको चिंटी काट लेना, या थोड़ा उसे चिढ़ा देना, ये तो कॉमन बातें हैं जो सब घरों में होती रहती है। कहते हैं कि सच बताऊं, बचपन में मैं अद्भुत खेलती थी। मैं कार के टायर के भीतर घुस जाती और मेरे दोस्त उस पहिए के साथ मुझे भी रोल कर देते थे। मैं बहुत नटखट लड़की रही हूँ। लता मंगेशकर बचपन में बहुत नटखट लड़की थी। वह चक्के की गाड़ी के टायर में, बड़े बड़े टायर होते ना, उसमें घुस कर बैठ जाती थी। उनके मित्र लोग राउंड करते रहते थे उसको बैठ के। उसके बाद पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद तोड़ना, आम तोड़ना मेरे शौक थे। पर जब कभी हमें फिल्म देखते तो घर आकर सब मिलकर उसके दृश्यों को अभिनीत किया करते थे। मतलब घर में जो फिल्म देखा करते थे तो उसे घर पे आके पात्र का सिलेक्शन कर लेते थे। भाई तुम ये बनोगे, और उस प्रकार से ये उसको मंचन किया करते थे। काफ़ी अच्छा दृश्य रहा होगा ना? जी हाँ, बहुत अच्छा दृश्य रहा होगा। एक बार मैंने एक नाटक लिखा था, उसे घर में ही मंचित किया। मैंने अच्छी हीरोइन का चरित्र निभाया। आशा तब छोटी थी। आशा मतलब आशा भोसले, इसलिए वह राजकुमारी बनी। मीना बहुत ही कठोर है तो मीना कुमारी, जो उसने लड़के का किरदार निभाया। और पद्मिनी कोल्हापुरी के पिता पादरी अघोरनाथ विलेन बने थे। बहुत ही मज़ा आया था। मैंने पहले कहा था कि पहले जो परिवार हुआ करता था तो समाज परिवार हुआ करता था। आजकल परिवार ही समाज हो गया है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। पहले पूरे समाज में अगर किसी कुछ होता था ना तो एक दूसरे का केयर करते थे। लेकिन इन द वे ऑफ पॉजिटिविटी, बट इन दिस टाइम आज तो हमारा परिवार ही समाज बन रहा है। क्योंकि घर घर में भाई भाई अलग हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, किसी में कोई एकता नहीं है, तो ऐसा होता है। और बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, ताश खेलना, बाबा मुझे टाटा बाय बाय कहकर बुलाते। माई जब भी शिकायत करती तो मुझसे कहते, मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा, यह लड़की ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। मतलब जब पिताजी कहा करते थे, भाई माँ कहती थी बेटी आपकी ऐसी हो गई है, वैसी हो गई, बदमाशी करती है, तो पिताजी कहते थे मैं तुम्हारे साथ अधिक समय तक रहने वाला नहीं, लंबे समय तक तुम्हारी बेटियां ही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और हम सभी बहुत ही शैतान थे। मेरी शैतानी की हद थी तो बाबा मुझे बुलाते और घूर कर देखते, जानती हो क्यों बुलाया है? जब ये अधिक बदमाशी करती तो पिताजी इनको बुलाते और कहते, जानती हो क्यों बुलाया है तुमको? मतलब तुम्हारी बदमाशी की याद करवाने के लिए। ठीक है जाओ। और यह अपनी गलती का एहसास करती थी। यह सुनते ही भाग जाती। बाबा ने मुझे कभी डांटा ना मारा। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे माई और बाबा का दिया हुआ है। मुझे एक बात और याद आ रही है। जब मैं 5-6 वर्ष की थी, सांगली में एक दिन माई ने घर के नौकर विट्ठल को साबुन खरीदने के लिए भेजा था। इनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था विट्ठल, ध्यान दीजिएगा। और उसको क्या खरीदने भेजा था? साबुन।
दुकानदार चिलिया, दुकानदार का नाम था चिलिया। इस पाठ में पूछेगा आगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दुकानदार का नाम था चिलिया। चिलिया ने विट्ठल को वापस भेज दिया क्योंकि 2 आने का एक सिक्का खोटा था। मैंने उससे सिक्का छीन लिया और खुद ही खोटा सिक्का चलाकर सामान ले आई। जब घर पहुंची तो माई ने मुझे जमकर डांट पिलाई। अर्थात इनकी माँ गलत पे बच्चों को डांटती भी थी कि गलत मत सीखो। क्योंकि यहाँ रखो बच्चों, जीवन में अगर एक गलत काम करोगे तो तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो तुम बार बार उस चीज़ को करने को आतुर रहोगे। इसलिए कहा गया है, और माँ ने उन्हें खूब डांटा और 2 आने का नया सिक्का लेकर दुकानदार चिलिया के पास भेजा। मैंने दुकानदार से खोटा सिक्का वापस मांगा और माफ़ी भी मांगी। उससे कहा कि तुम जाओ, उसको पैसे देना, उससे माफ़ी मांगना और कहना फिर ऐसी गलती नहीं होगी। और उसके बाद लता जी ने भी अपने जीवन में कभी उस प्रकार की गलती नहीं की। तो बच्चों, ये थी लता मंगेशकर जी की जीवनी, जो आपके पाठ 2 में दिया हुआ है। जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक होगा वो बस पढ़ भी लेंगे बुक से, और जो मैंने कहा उसे सुन भी लेंगे। तो मेरा कहना था कि इनके जीवन से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। सीख से हमारे जीवन बहुत ही सुखद, अनुभवपूर्ण और योग्यता युक्त हो जाता है। तो बच्चों, आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जहाँ तक जो सुविधा हो सकेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन में घर में रहें और पढ़ाई को सर्वप्रथम मानने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हैव ए नाइस डे। थैंक यू माय गाइस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।